यूपी टेट के अध्ययन के इस क्रम में आज हम हिंदी के 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। और ये जो हमने सीरीज चलाई है ये डेली 100 क्वेश्चन कराते हैं हम हर एक सब्जेक्ट के। तो अभी आज से 10 दिन बाकी है तो पूरे आपके 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। तो आज हिंदी के ये पहली सीरीज है, आज हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं इस क्लास में। तो आप ये मत सोचना कि ये सिर्फ 100 ही क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस के आप जो क्वेश्चन आएंगे उनको पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, उनका क्या कॉन्सेप्ट है पूरे तरीके से। तो आपने अगर ये क्लास कर ली तो ऐसे समझ लो आधी हिंदी तो यहीं से खत्म हो जाती है, क्योंकि यही क्वेश्चन यूपी टेट में बार बार रिपीट होके आने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता देता हूं कि हमने खुद टेट के 11 एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं। देख सकते हो ये सी टेट में 120 नंबर है हमारे प्राइमरी में, और जूनियर में भी 102 है, और यूपी टेट में 116 नंबर है, और इसी के साथ रीट में भी 127 नंबर है 150 में से, और ये भी सभी है, ये 96 है, ये 92 है, ये अपर प्राइमरी में। तो इस तरीके से हमने 11 टेट के एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, तो एक बस भरोसा ही होता है। भरोसा अगर करेंगे तो 10 दिन ये जो बचे हुए हैं इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आ जाएगा, मेरा यकीन मानो, क्योंकि यूपी टेट इतना टफ होता नहीं जितना बताते हैं। तो अब आप ये बताओ कि हिंदी के 100 क्वेश्चन, संस्कृत के 100, सीडीपी के 100 और इसी तरीके से ईबीएस के 100, डेली 400 क्वेश्चन करते हैं। और दोस्तों हम इस तरीके से बड़ी बड़ी चार्ट बनाते हैं जिससे कि आप रिवीजन भी कर सको। आपको पीडीएफ भी इसकी मिल जाती है जो पेड स्टूडेंट हैं उनको। तो सबसे पहले हम यही बता देते हैं, जो पेड स्टूडेंट मैंने कहा है तो मात्र 200 रुपए में आप ये जुड़ सकते हो हमारे साथ। ये नंबर है 80 77 33 59 92। तो यहाँ पर आपको ये सभी पीडीएफ मिल जाती हैं, ये सब नोट्स के पीडीएफ हैं, चार्ट वगैरह सब मिल जाएंगे। चलिए अब आपका टाइम हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम पास में है। तो इस क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी बाधा के। चलिए आप देख सकते हो जो यहाँ से क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट रुकिए दोस्तों, थोड़ा सा सेटअप लगा लेते हैं। इस तरीके से। पहला क्वेश्चन है मूर्धन्य व्यंजन क्या है। मूर्धन्य, तो मूर्धन्य व्यंजन आ गया। अब इसको एक्सप्लेनेशन कर देते हैं हम यहाँ पे। देखो आपको अगर हमारा तरीका पसंद आए तो आप बाद में हमें बताना, अभी आप जज मत करिए। किस तरीके से यहाँ पर 1 घंटे के अंदर हम इतना आपको कंटेंट दे देते हैं जितना पढ़ाने वाले 4 घंटे 5 घंटे की क्लास में भी ना दें। मूर्धन्य व्यंजन क्या है, मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये हिंदी के वर्णमाला टॉपिक से है, वर्णमाला टॉपिक से। ठीक है, आ से लेकर ज्ञानी तक ये आपके कुल 52 वर्ड होते हैं, लेकिन वर्तमान में 53 वर्ड हो गए, वो नहीं अभी देखेंगे। 52 वर्ड के बारे में ही बात करेंगे। आ से लेकर औ तक ये आपके 11 जो हैं ये स्वर होते हैं। बाकी 2 अंग और आहा ये 2 अयोग वाह होते हैं। क्या, अयोग वाह। पूरा देख लो, पूरा 2 मिनट में कर देंगे पूरा खत्म। का से लेकर माँ मछली तक ये होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। ठीक है, माँ के बाद या रा ला वा ये अंतस्थ होते हैं। सा 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 हा ये ऊष्म होते हैं। छा त्रा ज्ञा श्रमिक, ठीक है, ये आपके संयुक्त होते हैं। और आपके 2 उत्क्षिप्त भी होते हैं, डा और ये उत्क्षिप्त अथवा द्विगुण बोलते हैं। तो इस तरीके से पूरे 52 वर्ड हो जाते हैं। बता देते हैं कैसे। देखो 11 तो आपके ये स्वर हो गई, और 2 अयोगवा 11 और 2 अयोगवा 13, 25 ये हो जाएंगे आपके स्पर्श व्यंजन। कहाँ से, का से माँ तक के। तो 25 ये हो गए, 25 10 35 36 37 38 हो गए। और स्पर्श के बाद 4 दूना 8 4 12 और 2 ये 14 और हो गए, 38 और 14 52। खत्म। मूर्धन्य क्या होता, देखो वो भी बता देते हैं। कंठ ऐसे याद करो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये 5 चीजें होती हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। का से का वर्ग होता, का वर्ग मतलब का खा गा घा इंझा। तालु से चा वर्ग होता, इंझा के बाद चा आता, चा छा जा झा उआ। मूर्धा के बाद क्या आएगा, वहां के बाद टा टमाटर, टा ठा डा ढा अड़ा। और दंत से ता था दा धा ना। ओठ से पा फा बा भा मा। ऐसे समझ लो ये जो टॉपिक है 4 5 5 घंटे में कराते हैं हम, तो बस ऐसे ही बता दे रहे 2 3 मिनट के अंदर, और इस तरह में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा। का खा गा इंजा। और इस तरीके से ये कंठ है, ये तालु है, ये मूर्धा है, ये दंत है, ये ओष्ठ है। तो मूर्धा में क्या आ रहा है, टा ठा डाड़ा अड़ा। तो यहाँ पे डाडलिया और ढाढ़क्कन ये मूर्धन्य हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है, नाम धातु क्रिया। तो दोस्तों देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो, उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। तो इसी में नाम धातु क्रिया है दोस्तों। जैसे हथियाना, लतियाना, बतियाना, जहां पे ऐसा आ जाए, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, तो इसी में नाम धातु क्रिया होती है। और हम आगे बताते हैं, मैंने नौकर से पूरे घर की सफाई करवाई।
तो जब भी काम किसी दूसरे व्यक्ति से करवाया जाता है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ये क्वेश्चन आता है आपका यूपी टेट में, अच्छे से समझना। प्रेरणार्थक क्रिया होती है जब किसी दूसरे से काम करवाएंगे तो। वह खाना खाकर सो गया, खाना खाकर, जहां पे ऐसे होगा कर शब्द लगाओ, खाना खाया फिर सो गया, ये 2 हो गए। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेरणार्थक, ये हो गया। यहाँ पे क्या होता है अभी याद नहीं आ रहा, इसमें भी देखो प्रेरणार्थक हो जाएगी। हाँ, इसमें पूर्वकालिक क्रिया, क्या पूर्वकालिक क्रिया, जब एक काम करके दूसरा काम तुरंत शुरू कर दिया जाए तो पूर्वकालिक क्रिया होती है। सुरेश ने एक महल बनवाया, ये बनाया तो नहीं, बनवाया, तो इसमें भी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। बस ये 3 चीजें आप याद कर लो। क्या प्रेरणार्थक क्रिया तब आती है जब कोई दूसरे से काम करवाता है। पूर्वकालिक क्रिया तब होती है जब एक क्रिया करके दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाए। जैसे मैं नहाकर खाना खाने लगा, ठीक है, और मैं उठकर स्कूल चला गया, इस तरीके से। और जब हथियाना, बतियाना, लतियाना यहाँ पे होगा तो नाम धातु क्रिया। चलो 2 क्वेश्चन हो गई, और 2 क्वेश्चन के अंतर्गत ऐसे समझ लो 2 टॉपिक खत्म हो गई। क्रिया पूरा हो गया, यहीं से क्रिया आएगी 3-4, और मूर्धन ये बता ही दिया। तो आपको कैसा लग रहा है ये आप बताओ। और इसी तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो दोस्तों ऐसे समझ लीजिए, मैं खुद कह रहा हूं आपसे कि मेरा विश्वास करिए, जो भी आज से 7-8 दिन बचे हुए हैं इसी तरीके से देखते रहो तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग तो बेवजह मतलब टेंशन लेते हो, क्यों? मैं बता देता हूं आपको। आपने फर्स्ट से 12th तक पढ़ाई करी, 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने डीएलएड या बीएड किया है, जो कुछ भी किया, उसके बाद थोड़ी बहुत टेट की भी तैयारी करी। तो इतना आप क्यों टेंशन लेते हो? वही हिंदी आएगी, कोई ज्यादा बड़ी टेंशन वाली बात थोड़ी नहीं है। वही आपका मैथ्स आएगा, वही सीडीपी आएगी। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बस आपको एग्जाम में जाना और मन से अच्छे तरीके से खुश रह के एग्जाम को देना और आप पास हो जाओगे। मुझे पता है इतना टफ आता ही नहीं है, बस आप टेंशन मत लीजिए। वैसे भी 150 में से आपको 82 या 90 नंबर लाने होंगे, तो 30 में से 18 कर दो, हो जाएंगे वो तो, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, भरोसा रखो हो जाएंगे। ठीक है, बीना जल्दी चली आ, मैं बीना क्या है? बीना, तो बीना दोस्तों करता है। क्या है? बीना करता है। करता क्या होता है? जो क्रिया को करता है। कौन सी कृति सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो दोस्तों यूपी टेट में आपके साहित्य से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत, सबसे पहले इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये हैं प्रकृति के सुकुमार कवि। इनका उपनाम क्या है? प्रकृति के सुकुमार कवि। कई एग्जाम्स में पूछा गया, और गोसाई दत्त भी कहते हैं। तो इनकी रचना कुरुक्षेत्र नहीं है, ठीक है, कुरुक्षेत्र इनकी रचना नहीं है, ये मैथिली शरण गुप्त की है। और ये देखते हैं बीड़ा, पल्लव, स्वर्ण धूलि, ये सब इन्हीं की है, सुमित्रा नंदन पंत की। याद करो, बीड़ा, पल्लव, स्वर्ण धूलि, ये सब सुमित्रा नंदन पंत की हैं। विष्णु के पर्यायवाची शब्द लिखो, तो चक्रपाणी होता है, चतुर्भुज होता है, शेष साई होता है, और गरुड़ ध्वज होता है। इस तरीके से चतुर्भुज, गरुड़ ध्वज, ये जा एंड में आ रहे, याद कर लो। चक्रपाणी, शेष साई, वो शेष नांग पे लेटे हुए हैं इसलिए शेष सैया है ना, तो शेष साई हो गए। गायक का संधि विच्छेद क्या है? तो गायक गे धन अक है। अब थोड़ी संधि विच्छेद, संधि के बारे में बात करेंगे। संधि जो होती है आपकी 3 तरह की होती है। कितनी? 3 तरह की। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, एक होती है विसर्ग संधि। दोस्तों ऐसे समझ लीजिए, हमें यूपी टेट में बहुत ही कम समय मिला। अगर हम ये यूपी टेट आपको पढ़ा रहे होते 2 महीने से, तो आज आप एक क्वेश्चन कर रहे होते। ऐसे समझ लीजिए 150 में से आप बड़े आराम से 120 कर देते, क्योंकि ये टीचर तो पढ़ाना चाहते ही नहीं है, ये टाइम वेस्ट करते हैं। किसी भी तरीके से अपने यूट्यूब पे पैसे बनाएं, किस तरीके से हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम करना वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, डेली हम इस तरीके की 8 से 10 चार्ट लिख रहे हैं आपके लिए। ये सब देख रहे हो दोस्तों, ये सब चार्टें लिखी पड़ी हैं, ये सब ऐसे समझ लो सोते कितना 4 से 5 घंटे, सिर्फ 4 से 5 घंटे, ये सब चार्टें लिखी पड़ी हैं। और ये सिर्फ सब चार्टें आपको सिर्फ 200 रुपये पे करते हो तो वहाँ पे ये सब चार्टें भी मिल जाती हैं, ये सब नोट्स वगैरह सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपने अभी तक भले ही इतने रुपए खर्च कर दिए, लेकिन क्या बताया जाए, लास्ट में मिल पाए हम आपको। चलो हम संधि के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल भी टॉपिक से हटेंगे नहीं, अभी बाद में बात करेंगे। जब हम सुपर टेट पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे से सिखा देंगे, बिल्कुल सीधे। 5 जुलाई से सुपर टेट चालू करेंगे, बिल्कुल सब क्लियर कर देंगे सब। संधि 3 तरीके की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ, गुड़, वृद्धि, यड़, अयादि। ठीक है, ऐसा मत समझना हम गलत लिख देते हैं, हमें जल्दी है थोड़ी इसलिए गलत हो जाता, नहीं तो बर्तनी बहुत सही है हमारी। दीर्घ संधि क्या है? जहां पे बीच में आ हो, ई हो या ऊ की मात्रा हो। ये गुड़ में क्या होगा? 1 मात्रा होगी शब्द के ऊपर। वृद्धि में क्या होगा? 2 मात्राएं होगी। यड़ में क्या होगा? या, वा, रा, ये 3 वर्ड हैं, इनसे पहले आधा वर्ड होगा। अयादि क्या है? ये 3 अक्षरों की होती है सामान्यतः, ज्यादातर। ठीक है, अब हम दीर्घ का उदाहरण दें, विद्यालय, विद्यालय, तो यहाँ पे देखो बड़ा आ गया। ठीक है, गुड़ का उदाहरण दें तो रमेश। ठीक है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधनालय।
विद्या धन आलय, ठीक है। और गुड़ का क्या होगा, रमा धन ईश, ठीक है। आई ये मिलके आ और ई मिलके ए हो जाता है तो रमेश। बाकी हम संधि में डिटेल में पढ़ाएंगे, फिर भी इतने में हो जाएगा। वृद्धि में क्या है, ऐश्वर्य, एक मिनट, जैसे यहाँ पे ऐश्वर्य नहीं, जैसे महेश्वर, क्या है महेश्वर, महेश्वर, तो यहाँ पे दो मात्रा आ गई। यहाँ पे जैसे रमेश पे एक थी, परोपकार, परोपकार, यहाँ पे भी एक है। तो एक मात्रा हो तो गुड़ और दो मात्रा किसी भी शब्द के ऊपर हो तो आपकी वृद्धि। यड़ क्या होगा, यड़ मतलब यही कि यवारा से पहले आधा अक्षर हो जाएगा, वो यड़ होगा। जैसे अगर हम आपको बताएं क्या है, तो अन्वित मान लेते हैं, अन्वित, अन्वित, तो बा से पहले आधा अक्षर है या नहीं है, तो ये हो जाएगा अन्वित का अगर हम विच्छेद करेंगे तो अनुधन, अनुधन इत होता है। और अब हम अयादि देख लेते हैं, जैसे पावक, ठीक है, नयन, नायक, इस तरीके से होती है संधि। तो पूरा संधि का चैप्टर हो गया आपका फिनिश इतने में ही। और जो 2 मिनट लिए हैं उसके लिए आप देख सकते हो कि कितने तरीके से, अच्छे तरीके से हो रहा है। आप इसमें कहाँ पे आ गए थे, हम यहाँ पे आ गए थे। गायक का संधि विच्छेद क्या है, गे धन अक होगा। हंसना कैसी क्रिया है, तो हंसना दोस्तों अकर्मक क्रिया, कर्म के अनुसार क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। देखो जहां पे, देखो इसमें कर्म है ही नहीं, अकर्मक आ लगा है तो आ का मतलब होता नहीं, कर्म लगाया तो कर्म नहीं है अकर्मक में, ठीक। आगे बताएंगे हम किस तरीके से। हंसना, सोना, नहाना, खेलना, रोना, धोना, ये सब अकर्मक होती हैं। बस इतना ही पढ़ लो, इतने में से ही आ जाएगा। पथ और पथ युग्म का अर्थ बताओ, तो पथ का मतलब तो रास्ता होता ही है, पथ कहते हैं पथ, लोह पथगामिनी मतलब लोहे के पथ पे जो चलती है वो रेलगाड़ी होती है। पथ रास्ता होता है। और पथ क्या होता है, पथ, पथ होता है रोगी को दिया जाने वाला भोजन, जो भोजन रोगी को दिया जाता है वो पथ होता है। तो ऐसे हो जाएगा। आ चुका ये क्वेश्चन कई बार, आप विश्वास करो यही चीजें आएंगी, इससे बाहर जाएगा ही नहीं। 1000 क्वेश्चन हम आपको हिंदी के कराएंगे, वहां से बाहर नहीं जाएगा। सीडीपी के कराएंगे, ईबीएस के कराएंगे और संस्कृत के कराएंगे। मेरा विश्वास कीजिए, 1000 जो क्वेश्चन कराएंगे इससे बाहर जाएगा ही नहीं। सभी शब्द तत्सम हैं, तो तत्सम कौन से, वहां पे 4 विकल्प थे, ये जो सही है इसलिए मैंने लिख दिया, ज्यादा जगह जा रही। देखो शर्करा तत्सम है। तत्सम शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जो संस्कृत के ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, मतलब उनमें कोई विकार नहीं आया। जैसे आपका देखो शर्करा, शर्करा जो है इसको अगर हम बदल दें, शक्कर होती है तो वो तद्भव हो जाएगा, ठीक है। तो शर्करा का तद्भव क्या, शक्कर। पवन का तद्भव क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा। ज्येष्ठ के तद्भव क्या होगा, जेठ हो जाएगा। अग्नि का आग हो जाएगा। और ये सभी तत्सम शब्द हैं। जैसे दूध हम बोलते हैं दूध, तो ये तद्भव शब्द है। पहले इसको क्या बोला जाता था, दुग्ध बोला जाता था, दुग्ध, दुग्ध शुद्ध और दूध तद्भव है। कवि शब्द में संज्ञा बताओ, तो संज्ञा दोस्तों होती है एक तरीके से, देखो प्रमुख तौर पे 3 तरीके की होती है और अर्थ के आधार पर ये संज्ञा 5 तरह की होती है। तो अगले 1 मिनट में संज्ञा देखो खत्म करते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जबकि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने, 3 भेद होते हैं। तो ये क्वेश्चन संज्ञा से आता है, यकीन मानो यहीं से आएगा। जो 3 भेद होते हैं वो होते हैं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, एक होता है आपका भाववाचक संज्ञा। ये 3 संज्ञाएं होती हैं, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और अर्थ के आधार पे जो 5 होती है वो 3 तो यही हो गई, 2 और होती है द्रव्यवाचक संज्ञा और एक होती है समूहवाचक संज्ञा। तो देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी होती है जो इस दुनिया में एक होती है, जो चीज सिर्फ एक। जैसे मैंने कहा हिमालय, हिमालय तो एक ही है। मैंने कह दिया गंगा, गंगा एक ही है या नहीं है, एक है गंगा, गंगा नदी तो, ठीक है। यमुना, ठीक है। भारत, दिल्ली, ये चीजें एक हैं, तो इसलिए व्यक्तिवाचक आएगा इनमें। जातिवाचक का मतलब जो पूरी जाति होती है। जैसे मैंने बोल दिया कुत्ता, तो कुत्ते तो बहुत होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया मनुष्य, मनुष्य भी बहुत होते हैं। मैंने बोल दिया शहर, शहर बहुत होते हैं। हिमालय एक पर्वत का नाम है, अगर मैं बोल दूं पर्वत, तो पर्वत बहुत होते हैं, इसलिए जातिवाचक में आ जाएगा। भाववाचक में ये आपके भाव आ जाएंगे, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या वगैरह। द्रव्यवाचक और समूहवाचक, समूह में वो आएंगे जो पूरी तरीके से टीम वगैरह होती है। जैसे मैंने बोल दिया सेना, तो सेना तो बहुत लोगों का समूह है या नहीं है। मैंने बोल दिया वकील, वकील एक तरीके से वकील, तो आपका ये जातिवाचक भी हो जाएगा। और समूहवाचक में क्या हो जाएगी, कक्षा, कक्षा हो जाएगी समूहवाचक में। द्रव्यवाचक में क्या हुआ, माप तौल वाली चीजें, जैसे लकड़ी, सोना, ठीक है, लोहा, चीनी, ये सब द्रव्यवाचक हो जाएंगे। खत्म, पूरी संज्ञा खत्म होगी बस 1 मिनट में। तो कवि शब्द में क्या संज्ञा, कवि, कवि तो बहुत सारे हैं। अगर यहाँ पे एक कवि का नाम हम ले लेते मुंशी प्रेमचंद, तो हो जाता क्या, व्यक्तिवाचक। लेकिन कवि तो बहुत सारे हैं, ये पूरी जाति है तो जातिवाचक हो जाएगा। इन प्रत्यय से युक्त शब्द है, इन, इन तो पुजारी होता, पुजारी में इन लगा देंगे तो पुजारिन बन जाएगा बस। अनुरक्त का विलोम क्या है, विरक्त। ये क्वेश्चन आते हैं विलोम शब्द के यूपी टेट में, अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा। वनवासी शब्द में क्या समास है, वनवासी,
तो समास हमने बताया था पहले भी, फिर भी हम समास बता देते हैं। समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, इस तरीके से 6 होते हैं। वनवासी का क्या, और देखो समास का क्या अर्थ होता है, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। कैसे, सार्थक शब्द का, तो उसे समास कहते हैं। जैसे मैंने बोला विद्या, 1 मिनट ये नहीं करते हैं हम, यही देख लेते हैं आपका पहले से। एक मैं ले लेता हूं, ये शब्द यथा, ठीक है, यथा, और एक मैंने ले लिया शक्ति। तो ये 2 शब्द हैं, इन दोनों शब्दों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, यथाशक्ति, ठीक है। तो ये इसमें समास है। और इसी तरीके से संधि में क्या होता है, याद कर लो, ये क्वेश्चन आ सकता है, जब 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल हो तब संधि, और शब्दों का मेल हो तब समास। समास 6 होते हैं। वनवासी क्या है, कारक चिन्ह हमने पढ़ा रखे हैं आपको, कारक याद कर लेना जरूर। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध, काकी के, रारी रे, नानी रे, और अधिकरण में, पेपर, और संबोधन हे, हो, अरे, इस तरीके से ये कर लेना। कम से कम 2-3 क्वेश्चन मिस कर दोगे, क्योंकि कारक से संस्कृत में भी आएंगे आपके, और हिंदी में भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो वनवासी को क्या बोलेंगे, वन में वास करने वाला, वन में वास करने वाला, ठीक है। तो ये क्या तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में व्यक्ति का लोप होता है, तो वास करने वाला, वन में वास करने वाला, इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है। और कौन सा तत्पुरुष है, अधिकरण, क्योंकि अधिकरण में क्या होता है, मैं, पेपर। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो वनवासी में तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष में अधिकरण तत्पुरुष होता है। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, तो देखो उपसर्ग या फिर प्रत्यय, प्रत्यय छांटना हो आपको। उपसर्ग को हम प्रीफिक्स बोलते हैं और प्रत्यय को हम सफिक्स बोलते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर शब्द में परिवर्तन करते हैं, जबकि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कु उपसर्ग किसमें नहीं है। देखो रूप मूल शब्द होता है, रूप, तो रूप में ऊपर आगे हमने कु लगा दिया तो कुरूप हो गया। अब देखो सल, सल कोई शब्द होता नहीं होता, तो कु लगेगा ही नहीं, ये पूरा ही शब्द है कुशल, तो इसमें प्रत्यय उपसर्ग नहीं है। जबकि देखो कर्म होता, कर्म में हमने कु उपसर्ग लगा दिया, कु का मतलब होता गलत, खराब, गंदा, तो कर्म में आगे लगा दिया तो कुकर्म हो गया। चाल होता है, मूल शब्द चाल के आगे कु लगा दिया तो कुचाल हो गया, ठीक है। तो रूप भी होता, लेकिन सल कोई नहीं होता, तो आप ऐसे ही पहचानेंगे मूल शब्द में आगे पीछे क्या लगा। आगे और भी उदाहरण है, आप देखेंगे। विद्यालय शब्द में संधि क्या है, तो दोस्तों जहां पे भी, मैं एक बार फिर बताऊंगा कि आपकी संधि ज्यादातर 80% जो संधि है ये स्वर संधि पूछी जाती है, जबकि 20% जो है ये व्यंजन और विसर्ग संधि पूछता है, ठीक है। अब देखो यूपी टेट में तो व्यंजन और विसर्ग खूब पूछी जाती है, लेकिन और कंपटीशन एग्जाम्स में स्वर ज्यादा आती हैं। तो स्वर संधि के 5 वेद होते हैं, क्या, दीर्घ, गुड़, वृद्धि, मैंने पहले ही बताई थी इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए, यड़, अयादि, ठीक है। दीर्घ की पहचान बड़े आ का डंडा होगा, बड़ी ई की मात्रा होगी या बड़े ऊ की मात्रा होगी। गुड़ की 1 मात्रा होगी, या वो एक ही हो सकती है या ओ की हो सकती है। वृद्धि मतलब 2 मात्रा होगी। यड़, या, वा, रा, ये 3 वर्ड होंगे, इससे पहले आधा वर्ड होगा बस। और अयादि सामान्यतः जो अक्षर है ये 3 अक्षरों का होगा, खत्म। आय, आय, अब यहां से ध्वनि निकलती है। तो विद्यालय यहाँ पे बड़े आकर डंडा है, तो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। रित का विलोम क्या है, रित का अनरत विलोम होता है, अनरत। हम आपको विलोम भी याद कराएंगे बहुत जल्दी, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। जब किसी समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। अब थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन आता है, कौन किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, 1 मिनट के अंदर आपको बता देते हैं। 6 समास होते हैं, क्या, 6 समास। पहला हो जाता अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरा हो जाता आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा हो जाता आपका कर्मधारय, कर्मधारय। चौथा हो जाएगा आपका बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। 5वां हो जाएगा आपका द्विगु समास, द्विगु, ठीक है। 6वां हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ये 6 हो जाते हैं समास। अव्ययी भाव में क्या होता, पहला पद प्रधान होता, पहला पद प्रधान, ठीक है, पद प्रधान। अब एक ट्रिक बताते हैं हम आपको, पहला पद प्रधान सिर्फ अव्ययी भाव में ही होता, बाकी किसी में होता ही नहीं है पहला पद प्रधान, खत्म बात। बहुव्रीहि में क्या होता, कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं, मतलब यहाँ पे जो तीसरे पद निकल के आता वो प्रधान होता, तीसरा पद। जैसे मैंने दे दिया मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, यहाँ पे कोई पद प्रधान नहीं है।
तो मृत्युंजय किन को बोलते हैं? शिव जी को, क्योंकि उन्होंने मृत्यु को जीत लिया। तो यहाँ पे तीसरा पद शिव जी प्रधान हो गए, मतलब बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं है, ऐसे कर लो आप। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, दोनों पद प्रधान। अव्ययी भाव में पहला और किसी में पहला नहीं, बहुब्रीहि में कोई नहीं होता और द्वंद्व में दोनों होते। बाकी द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, इन तीनों ही समास में द्वितीय पद प्रधान होता। क्या? द्वितीय पद प्रधान। ठीक, जैसे मैंने लिखा विद्यालय, अब मैं पद बता देता हूं, तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे आएगा? विद्याधन आलय, तो ये पहला पद हुआ, ये द्वितीय पद हुआ, इस तरीके से। बाकी अव्ययी भाव उपसर्ग वगैरह से बनता, आगे बताएंगे हम। चलो अभी जल्दी कर लेते हैं। तो जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो तो उसको क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास। और कोई पद प्रधान किसमें नहीं होता? बहुब्रीहि में। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्वंद्व द्विगु, इनमें द्वितीय पद प्रधान। आगे देखते हैं। शुद्ध शब्द क्या है? ये बर्तनी से क्वेश्चन हर बार यूपी टेट में आते ही है। तो उज्ज्वल की जो मतलब शुद्ध वो होगा, वो क्या होगा? उज्ज्वल, ये शुद्ध है नहीं। उज्ज्वल ये भी नहीं है, उज्ज्वल ये भी नहीं है, उज्ज्वल ये भी शुद्ध नहीं है दोस्तों। तो लिखने में गलती हो गई, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ऊ बना दिया, आधा जा बना दिया, आधा जा एक और बना दिया और ऐसे लिख दिया, ये सही होता है उज्ज्वल। ठीक है, दोनों जा जो होते हैं वो आधे होते हैं, ऐसे आप ये देख लेना। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कारक क्या है? तो मैंने बताया था कारक विभक्तियां बहुत जरूरी हैं, इन्हें ही विभक्ति बोलते हैं, इसे ही हम कारक बोलते हैं और इसे ही हम क्या बोलते हैं? परसर्ग भी बोलते हैं दोस्तों। तो इनकी संख्या जो है ये 8 होती है। जैसे कर्ता ने कर्म को करड़ से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे और अधिकरण में पेपर। तो अपादान से क्या होता? अपादान से अलग होना। तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो छत से अलग हो गई, तो अपादान कारक है। ये क्वेश्चन यूपी टेट में कई बार पूछा जा चुका है। और अपादान कारक से अलग हो जाता है, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है तो गंगा जी अलग हो गई। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ता पेड़ से अलग हो गया। ठीक, ये अपादान कारक होता। अधिकरण में क्या होता? मैं, पे, पर। जैसे मैं घर में हूं तो अधिकरण आएगा। संप्रदान क्या होता? दान देते हैं यहाँ पर कुछ भी हम। और कर्म में क्या होता? कर्म की विभक्ति को होती है। कर्म ज्यादा पूछते नहीं, अपादान ज्यादा आएगा, संप्रदान आएगा। कुछ भी दान देंगे तो उसमें संप्रदान ही आता। चलो, जैसे राजा ने सेवकों को कंबल दिए, ठीक है, जैसे कुछ भी हो दान देने की बात आएगी तो उसमें संप्रदान होगा। अगला देखते हैं, सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो तृष्णा कैसा लिखा जाएगा? तृष्णा इस तरीके से सही लिखा जाता, जैसे ता से तरबूज, रा निकाल दो ऋषि वाला, आधा षटकोण वाला सा और अड़ा पे आ की मात्रा, खत्म। केर बेर का संग होने का मतलब क्या? केर बेर, ये मुहावरा, केर बेर का संग मतलब विपरीत स्वभाव वालों का साथ रहना। जैसे एक है दारूबाज, ठीक है, एक है दारूबाज और एक है बिल्कुल शुद्ध आदमी, तो केर बेर का संग होता? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन चलो एक मुहावरा, केर बेर का संग होना मतलब विपरीत स्वभाव के व्यक्तियों का साथ रहना। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? तो प्रयोग के अनुसार अगर परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों तो वो अविकारी शब्द कहलाते हैं, मतलब विकार, और आ का मतलब नहीं। तो जिनमें परिवर्तन नहीं होगा वो अविकारी, और जो जिनमें परिवर्तन हो जाए वो विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सभी विकारी होते हैं। शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण शैव होता। क्या? शैव। और विष्णु का विशेषण क्या होता? वो भी याद करा देते हैं। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, ऐसे देख लो। विष्णु का वैष्णव होता। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहां से देखिए, तो इसमें कुशाग्र क्या? कुशाग्र पूछा गया, तो उत्कर्ष तो आपका एक ये कर्ता हो गया, ठीक है। कुशाग्र क्या? कुशाग्र है दोस्तों विशेषण। विद्यार्थी कैसा? कुशाग्र मतलब, तो ये विशेषता बता रहा ना, तो ये विशेषण हो जाएगा कौन सा? गुणवाचक विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, प्रमाणवाचक विशेषण। चलो आगे बढ़ते हैं। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास ने लिखी है, और तुलसीदास राम भक्ति के लिए जाने जाते हैं। और राम की रचनाएं अगर करोगे तो राम अवध की एरिया के थे, तो अवधी भाषा में ज्यादातर की जाएंगी। लेकिन तुलसीदास की ये जो रचना है विनय पत्रिका, ये ब्रज भाषा में है। बाकी रचना इनकी जैसे रामचरितमानस किस में है? वो है अवधी में। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रामचरितमानस की भाषा अवधी। किसने लिखी है? तुलसीदास ने। कुछ इनकी रचना और बता देते हैं। विनय पत्रिका हो गई तुलसीदास की, और इसके अलावा इनकी ये हो गई रामचरितमानस, और कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरबर रामायण, रामलला नेचू, इस तरीके से बहुत सारी है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सब इन्हीं की हैं। तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा। इसी तरीके से सूरदास ब्रज भाषा के लिए जाने जाते हैं, वो कृष्ण भक्ति है के प्रमुख थे सूरदास। इसके अलावा आप देख सकते हो किसके? बल्लवाचार्य सूरदास के गुरु थे। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आ चुका है।
और सूरदास की रचना सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, गोवर्धन लीला, नाग लीला और इसी तरीके से भ्रमर गीत, पद संग्रह, ये सब सूरदास की है। मैं इसलिए बोलता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा थोड़ा तो क्लिक लगेगा। कितने सेकंड लगते हैं हमें? 10 से 15 सेकंड, और यहीं से रचनाएं आ जाएंगी। अगर आपका हो जाएगा उसी में तो कितना बढ़िया रहेगा। क्र का वर्ण विच्छेद करिए, जैसे ये क्र है तो ये क्या लिखा पता? का कबूतर तो आधा है तो हमने अलंत लगा दिया, और ऋषि की मात्रा है तो इस तरीके से क्र, ठीक है। निर्भय का, और जैसे ऐसा लिखा तो का धन रा होता, ये वाला रारत वाला होता, और ये वाला जो रा होता है ये ऋषि वाला होता, ठीक है। निर्भय का संधि विच्छेद, निर्भय का संधि विच्छेद निधन भय होता, क्या? निधन भय, निर्भय, ठीक। प्रत्यय के योग से बना शब्द है प्रत्यय, प्रत्यय मतलब पीछे लगता है। तो ये बताओ, जैसे गंध है, गंध मूल शब्द है, तो सु आगे लगा तो ये तो उपसर्ग हो गया, सुपसर्ग मतलब अच्छा, सुगंध। और देखो मान मूल शब्द है, मान, मान के आगे अप लगा तो ये भी उपसर्ग है। अब मल, मल मूल शब्द है, इसमें इन प्रत्यय लगा है तो मलिन हो गया, ये सही है, इसमें प्रत्यय। बाकी कूल, अनुकूल, अनु उपसर्ग है, ठीक है। कूल ये मत समझना आप, ये अंग्रेजी का नहीं, अनु उपसर्ग है, कूल के आगे अनुकूल लग गया तो ये हो गया आपका एकदम फेवरेबल, अनुकूल। अब ये देखते हैं, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही, मैंने लिखा दही, दही होता है या होती है? तो दही होता है, और जब भी होता है आ जाए तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, होती है आ जाए तो वो क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग। जैसे कड़ी, कड़ी होता है या होती है? तो कड़ी होती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। बस खत्म, इतनी जल्दी हो जाता। बाकी ये मैंने पहले भी बताया, आप लोगों को पढ़ाते नहीं है टीचर, मैं सच बता रहा हूं, जब मैं सुपरटेड पढ़ाऊंगा 5 जुलाई से, तो ऐसे संधि, समास, रस, छंद, अलंकार बिल्कुल बेसिक से लेके ऐसे तैयार करा दूंगा 2 महीने के अंदर कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, 30 क्वेश्चन में से बड़े आराम से आप 28 से 29 क्वेश्चन कर सकते हो हिंदी के, और इसी तरीके से सीडीपी में भी 28-29 क्वेश्चन कर सकते हो। और मैं भी इतना ही करता था, जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते दोस्तों। बाकी अब थोड़ा सा टाइम, ये 8-10 दिन निकल जाए, फिर मैं पढ़ाना शुरू करूंगा आपको अच्छे से। अभी तो बस यूपी टेट का चल रहा। अब व्यागत शब्द में उपसर्ग बताओ। अभी उपसर्ग है, आगत, आगत मूल शब्द है, क्या? आगत मूल शब्द है, उसमें अभी लग गया। अब देखो, चलो आगे बताएंगे संधि, संधि का टॉपिक पढ़ाएंगे तब। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी आ चुके थे, ये वाक्य क्या है? तो वाक्य 3 तरीके के होते हैं, जैसे वैसे होते तो कई तरीके के, विधानवाचक, निषेधवाचक, वो अलग है। अभी हम क्या ये देख रहे, सरल वाक्य, सरल वाक्य एक तरीका, सरल, संयुक्त, मिश्र, ये 3 वाक्य होते हैं, और ये कई बार आते हैं, और आपके यूपी टेट में एक वाक्य आना है। सरल वाक्य क्या होता है? सिंपल सा, जैसे वह खाता है, ठीक है, एक वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? 2 वाक्य होते हैं, और वो किसी योजक चिन्ह, जैसे और, तथा, एवं, लेकिन, इस तरीके से जुड़े होते हैं। जैसे राम आया और चला गया, ठीक है। मेरे पिताजी तथा मेरे दादाजी मतलब एक ही घर में रहते थे, ऐसे इस तरीके से एवं लेकिन लगा होगा तो संयुक्त वाक्य होगा। मिश्र वाक्य में क्या होता? की लगा होता, मेन बात ये है की, तो वो मिश्र वाक्य होता है। तो जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी आ चुके थे, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। कैसे? क्योंकि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे वो डिपेंड होता है मिश्र वाक्य में। जैसे जब तक वह घर पहुंचा, तो इसमें मिश्र वाक्य की एक मैं पहचान बता देता हूं, किसी ने बताई हो आपको या नहीं, मैं बता देता हूं। जैसे एक वाक्य जब खत्म होगा तो ऐसा लगेगा कि अभी सेंटेंस आधा है, पूरा करो भाई इसे पूरा, जल्दी से जल्दी। जब तक वह घर पहुंचा, तो आपको क्यूरियोसिटी हो रही ना पूरा देखने की, कि जब तक वह घर पहुंचा पता नहीं क्या हो गया होगा, इस घर में सांप निकल आया हो या आग लग गई हो। तो जब सेंटेंस आधा हो जाए और आपके मन में क्यूरियोसिटी आ जाए कि जल्दी से पूरा करो, तो वो मिश्र होता, खत्म बात है। मैं घर पहुंचा ही था कि, जैसे ये आ जाए मैं घर पहुंचा ही था कि, फिर आपके अंदर क्यूरियोसिटी आई, अरे कि अब क्या हुआ, कि मैं घर पहुंचा ही था कि मैंने देखा कि आग लग गई, तो ये मिश्र वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? और लगा होगा, जैसे मैंने खाना खाया और सो गया, तो इसमें क्यूरियोसिटी लगी नहीं रही। जब पहला वाक्य खत्म हुआ, मैंने खाना खाया, तो अब बस ये लग रहा है कि खत्म हो गया सेंटेंस, मैंने खाना खाया और सो गया, तो इसमें कोई क्यूरियोसिटी नहीं आई। तो ऐसे समझ लो आप, मिश्र वाक्य से बोलते हैं। बाकी सरल वाक्य तो सब पहचान लेते हैं। कैसा लग रहा है हमारा पढ़ाना, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और ये जो हमारी मेहनत है, पूरे दिन ऐसे समझ लो 5 से 6 घंटे मुश्किल से सो पाते हैं, और इसीलिए अभी 2 दिन पहले तबीयत भी खराब हो गई हमारी। कोई बात नहीं, आपका एग्जाम हो जाए, आप लोग क्वालिफाई हो जाओ, फिर बाद में देखते हैं हम अब किस तरीके से आपको पढ़ाना, वो तो हम देख ही लेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ आज के जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते कम हैं, और वो पता नहीं उनके मन में होता क्या, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। पढ़ाने के लिए अगर 2 घंटे पढ़ाओ तो एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता। मेरा यकीन मानो, अगर 2 घंटे अच्छे से पढ़ा दो तो हिंदी के जो भी टॉपिक है 20-25 वो खत्म हो जाते हैं।
मैं जानता हूँ 4 घंटे में तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे, पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं। वही रिपीट कर रहे डेली डेली 1-1 घंटे पढ़ा रहे, फिर भी 1 साल हो गया क्लास लेते, किसी भी स्टूडेंट में इतना कॉन्फिडेंस नहीं भर पाए कि आप 30 में से 28 कर दोगे। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मेरी क्लास मान लो हिंदी 10 घंटे अगर पढ़ा दी मैंने, तो आप हिंदी में बड़े आराम से 25-26 करने लगोगे 30 में से। ऐसा ही CDP में करोगे और ऐसा ही मैथ में भी करोगे आप। हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में आपके 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक एक अकर्मक। आ का मतलब होता नहीं, मतलब कर्म, कर्म है ही नहीं इसमें। जैसे हंसना, खेलना, सोना, बैठना, रोना, नहाना, धोना, मतलब जो खुद पे काम होते हैं वो अकर्मक होते हैं। जैसे खुद हंस सकते हैं, जैसे मैं हंसता हूं, मैं रोता हूं, वह हंसता है, वह रोता है, वह जाता है, वह नहाता है, ये अकर्मक है। ठीक है, आगे बताएंगे इस पे, थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताना पड़ेगा, मतलब जो चीजें घट रही होती हैं वो क्या होता है, ये चीजें आगे बताएंगे। जनतंत्र शब्द में समास बताओ, तो जनतंत्र क्या है? जनता का तंत्र या जन का तंत्र, जन में सोते लोग, तो जन का तंत्र। तो अब इसमें का आ गया का, तो देखो ये विभक्ति है, विभक्ति का लोप हुआ इसलिए जनतंत्र बना, तो ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और कौन सा तत्पुरुष? संबंध तत्पुरुष, क्योंकि संबंध में ही आता काकी के, मुझसे उठा नहीं गया, तो ये भाववाच्य होता है। वाच्य के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है वहां पर कर्तृवाच्य होता है, जैसे राम आम खाता है, राम जाता है, ठीक है, राम जाता है। और कर्मवाच्य में क्या आएगा? राम के द्वारा लिखा जाता है, राम के द्वारा लिखा जाता है। द्वारा शब्द आएगा कर्मवाच्य में, ये छोटी सी ट्रिक है, मतलब हमेशा नहीं फिर भी कई बार आपका हो जाएगा। तो राम के द्वारा लिखा जाता है। अब इसमें किसकी प्रधानता है? कर्म की, लिखने की, ठीक है। और भाववाच्य क्या होता है? मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, तो मोस्टली नहीं शब्द आ जाए वो भाववाच्य हो जाएगा। खत्म बात, बस इतना होता। गोधूम शब्द का तद्भव क्या? गोधूम, गोधूम ये आपका तत्सम शब्द है। क्या? तत्सम, मतलब संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो गोधूम का तत्सम जो तद्भव है ये गेहूं होता है। ज्ञा को बड़वाला में क्या माना जाता? तो ज्ञा को संयुक्त बड़ माना जाता। कैसे बता देते हैं। छा क्षत्रिय, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी, स्र श्रमिक, इन 4 वर्ड का वर्ड विच्छेद आ जाएगा, आप कर देना। छा क्षत्रिय को क्या बोलते हैं? सा धन रा, त्रा त्रिशूल को ता धन रा, ज्ञा ज्ञानी को जा धन उआ, ठीक है, और स्र श्रमिक को सा धन रा, इस तरीके से। छा क्षत्रिय को हम का धन सा बोलते हैं, गलती हो गई थी, चलो का सा। ये क्षत्रिय कस तर जव सर, और ज्ञा ज्ञानी अब बोलने लगे, पहले से जा बोलते थे, जा ज्ञानी, ठीक है, जा। और यहाँ अगर क्वेश्चन आ जाए किस शब्द, कौन सा शब्द गलत उच्चरित होता, तो ज्ञा ज्ञानी ही होता, क्योंकि ये जा होता, जा। अब प्राय बहुवचन में प्रयोग क्या होता? बहुवचन में प्राण होता प्रयोग। क्या? प्राण। कहते हैं प्राण निकल गए, निकल गया नहीं, प्राण निकल गए, तो बहुवचन है, खत्म बात। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना की हो, वो क्या होता? अप्रत्याशित। कहते हैं अप्रत्याशित लाभ हो गया, मतलब इतनी आशा भी नहीं करी थी उतना हो गया। तो आदिकाल की रचना आती है अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा, कुमान रासो। इसमें आदिकालीन रचना कौन सी है? जो 1000 या 1050 से 1300 के आसपास का समय, ये आदिकाल का समय है। तो खुमान रासो आदिकाल की रचना। खुमान रासो किसकी रचना? इनके जो कवि, जो लेखक हैं वो हैं दलपति विजय। कैसे? दलपति विजय। हमने ऐसे याद किया था खुमान रासो को, ये पीछे वाले पे लिख गया, कोई बात नहीं। खुमान मतलब गुमान। गुमान किसको होता? किस पे होता? दल पे। जैसे हमारे दल में बहुत लोग चल रहे हैं तो हमें गुमान होगा, हमें किसी का डर नहीं होगा ना, इसीलिए तो खुमान को हमने गुमान बना लिया, फिर दलपति विजय याद कर ली। बाकी ये दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है, जो कि फर्रुखाबाद से रिलेट करती हैं। छत्रसाल दशक ये महाकवि भूषण की रचना है, ठीक है। अखरावट ये आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जो कि रीतकालीन कवि है। और ये छत्रसाल दशक भूषण भी रीतकालीन है। और ये दीपशिखा महादेवी वर्मा आधुनिक युग की वो हैं लेखक। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या? ये राष्ट्रीयता होगा, ऐसा ही याद कर लो। 1000 क्वेश्चन कराएंगे, आप ज्यादा टेंशन मत लेना, सिर्फ याद करते रहना। जितना मैं करा रहा हूँ इतना याद करते जाओ, ना समझ में आए तो सिर्फ याद कर लो। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता। शुद्ध बर्तन छाटिए, तो अनुग्रहित। अनुग्रहित कैसे लिखा जाएगा? अनुग्रहित ऐसे लिखा जाएगा, अनु लिख दो पहले, और गा गमला में ऋषि की मात्रा निकाल के हाल पे बड़ी की, ऐसे अनुग्रहित, ठीक है। ये गलत है, ये यहाँ पे लिखा गलत है, ये भी गलत है। तो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। सुबह होती है तो स्त्रीलिंग है, दोपहर भी होती है स्त्रीलिंग है, शाम भी होती है स्त्रीलिंग है, लेकिन दिन होता है तो ये नहीं है, ठीक है। बाकी मैं फिर से कहूंगा, ये नहीं जरूर देखना,
नहीं तो आप ये देख लो, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है सुबह, सुबह होती है, हाँ सर ने बताया होती है, तो सुबह लगा दिया स्त्रीलिंग। अरे भाई नहीं पूछा गया है। और बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, फिर वो 2 या 3 नंबर से रह जाते हैं, तो कितना गलत लगता होगा उन्हें, खुद सोचिए। भाषा कौशलों में सबसे पहले किसका विकास होगा, तो मैं एक आपको सूत्र देता हूं, सुवोपली, सुवोपली। सबसे पहले आएगा सुनना, फिर बोलना, ठीक है, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो सुनना सबसे पहले आएगा, ठीक है, सबसे पहले सुनना। ये क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, सीरियल वाइज है, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। याद कर लो, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है यूपी टेट में। बाकी अब आगे देखते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है। 1 मिनट रुकिए दोस्तों, हाँ अब सही। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पहले संस्कृत में दुग्ध था, ठीक है, दुग्ध, तो अब दूध बन गया, तो ये तो हो गया तत्सम, ये हो गया तद्भव। जैसे पहले था क्षीर, क्षीर, अब बन गया खीर, तो ये हो गया तत्सम, ये हो गया तद्भव, ठीक है। पहले था कुक्कुर, अब बन गया कुत्ता, कुक्कुर हो गया तत्सम, कुत्ता हो गया तद्भव। कभी जगनिक की रचना कौन सी है, जगनिक की, तो जगनिक की परमाल रासो है, परमाल रासो, ठीक। ये आलाखंड है, क्या आलाखंड, इसी में था 12 बरस लो कुकर जीव है, अरे 13 लो जी शेयार, 18 बरस लो क्षत्रिय जीव है, बाकी जीवन है धिक्कार। तो महोबा का एरिया है उधर, बुंदेलखंड का एरिया उधर, ये बहुत फेमस है आलाखंड, आला। तो ये जगनिक की रचना परमाल रासो, याद रखना, ठीक है। हुमान रासो दलपति विजय की है, मृगावती कुतवन की है, किसकी, कुतवन की, पूछते हैं। और आलाखंड, ये आलाखंड ही है, ठीक। निमिष शब्द का क्या पर्याय है, निमिष, निमिष को हम क्षण बोलते हैं, मतलब सेकंड का भी छोटा सा हिस्सा निमिष। आलस्य शब्द का विशेषण आलसी हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे 50 हिंदी के क्वेश्चन कंफर्म होते हुए, तो अब इसको भी हम इस लाइन में रख देंगे। बाकी हमारी बहुत सारी चार्ट तैयार हो चुकी हैं, और इसी तरीके से और आपको चार्ट चाहिए तो ये सब आप हमारे पेड बैच में सब मिल जाती हैं। और बहुत ही मामूली चार्ज हमने रखा है, सिर्फ 200 रुपये। ऐसा ना हो कि आपके जो 3 से 4 नंबर से आप रह जाओ तो बहुत बुरा लगेगा, इसलिए इस चीज़ को अवॉइड मत करना, खरीद लेना। बहुत मामूली चार्ज है, खरीद लो, बहुत यहाँ से फायदा मिलता है। हम इसके अलावा पेड ग्रुप में बहुत सारे कंटेंट डालते रहते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो पुस्तक होती है तो स्त्रीलिंग लगा दो, क्या टेंशन की बात है, मैंने पहले ही बताया। आधी हिंदी मैंने सिखा दी 3 से 4 दिन में, ऐसे समझो। अगर अच्छे तरीके से जब आपका यूपी टेट हो जाएगा, फिर मैं सिर्फ हिंदी पढ़ाने आ गया, तो 1 हफ्ते में आपकी हिंदी इतनी बढ़िया मैं कर दूंगा, हिंदी, सीडीपी, जीवन कौशल और वे सब चीजें जो सुपर टेट में आती हैं। समूहवाचक संज्ञा की पहचान करो, समूह, समूह मतलब ग्रुप, तो टीम ग्रुप होता है, ठीक है, टीम में ही समूहवाचक है, खत्म। क्योंकि घी, घी में द्रव्यवाचक है, नदी, नदी में क्या है, जातिवाचक है, और राम, राम में व्यक्तिवाचक है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। प्रत्यय से निर्मित शब्द बताओ, तो धैर्य, धैर्य में तो कोई प्रत्यय नहीं लगा। कुछ एक, तो इसमें लगा है एक प्रत्यय, कुछ, कुछ मूल शब्द है, फिर एक प्रत्यय लगा। जैसे खिलाफ, यहाँ पे नहीं है, कोशिश में भी नहीं है। तो अब ये देखो, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है। संधि, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 तरीके की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड, आदि, बस आदि संधि खत्म यहीं से। तो कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं, समधन सार, समधन सार संसार होता है, ये व्यंजन संधि है। अत्यंत, अति धन अंत, ठीक है। सदाचार, सत्य धन आचार, सत्य धन आचार, ठीक है, ये भी संधि है, ये भी संधि है। सामाजिक, समाज, धन एक, इसमें संधि नहीं है। इसमें ये क्या है, ये दोस्तों प्रत्यय लगाया, समाज शब्द में एक प्रत्यय लगा दिया तो सामाजिक हो गया, खत्म बात। अति धन, इसमें क्या संधि है, यड़ संधि, मैंने बताया था। या बा रा से पहले आधा वर्ड आएगा, तो या से पहले ता आ गया आधा, तो यड़ संधि है। तो सभी सीख जाओगे, आप परेशान मत हो। ये आपका पेपर बहुत अच्छा होगा जब मैं सीडीपी और संस्कृत और ईवीएस इसी तरीके से आप देखो, क्लासेस बनी हुई हैं, देखिए उनको भी। अस्वाभाविक शब्द में क्या है, अस्वाभाविक शब्द में क्या है, उपसर्ग व प्रत्यय दोनों। अब देखो मैं यहां से रिलेट वो समझाता हूं। ये उपसर्ग लग रहा है आपको, बाकी स्वभाव, स्वभाव, स्वभाव क्या है, स्वभाव मूल शब्द है स्वभाव। इसमें आ उपसर्ग लगाया और एक प्रत्यय लगाया तो अस्वाभाविक हो गया, ठीक है। एक प्रत्यय है और आ उपसर्ग है, स्वभाव मूल शब्द है। ये आपको कब आएगा निकालना, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे। जब आप ऐसी बुक्स रखी हैं, जैसे मैं बताऊं आपको, हमारे पास तो बहुत सारी बुक्स हैं। ऐसी बुक्स मान लो ये बुक है, ये पूरी पढ़ लोगे, जब आप इसमें प्रैक्टिस करोगे तो ये सब निकालना आ जाएगा। कहते हैं ना अभ्यास, अभ्यास करना चाहिए, सब काम आसान हो जाते हैं अभ्यास से। करत करत अभ्यास जड़ मत उत सुजान, तो मैंने अभ्यास किया है, आपको भी हम यही अभ्यास कराएंगे, ठीक है। मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। आप ये सोचो मेहनत के बिना हो जाए, नहीं।
अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तो ये तो इंग्लिश का फुल स्टॉप है, ये अर्ध विराम है, ये अल्प विराम है, इस तरीके से, और ये पूर्ण विराम है। जैसे मैंने लिखा राम श्याम और मीरा गाना गाते हैं, ठीक है। तो राम के बाद ये लगा, यही अल्प विराम है, राम श्याम और मीरा। जब एक ही कोटि के शब्द आएंगे तो वहां अल्प विराम लगेगा, जहां कम समय के लिए रुकना होता वहां अल्प विराम लगाते हैं। जैसे मैंने एक ही कोटि के लिखा यमुना, ठीक है, मैंने लिखा गंगा, गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है, और कावेरी, ये सब एक ही कोटि के, तो अल्प विराम लगाना पड़ेगा इस तरीके से। कुटेज के रचयिता बताओ, तो मैंने क्या समझाया था, जब मम्मी मारती हैं कूटती हैं तो 1000 बार 1000 थप्पड़ मारती हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और मैंने एक चीज और बताई थी, अशोक नामक वृक्ष था, होता अशोक का पेड़, उस पे फूल कितने थे? 1000, तो अशोक के फूल, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। लेखक शब्द के अंत में प्रत्यय बताओ, तो लेख, मूल शब्द लेख और अक प्रत्यय लगा, ठीक है, जो मूल शब्द लेख ये वाला प्लस अक। अब इसमें तो कोई स्वर है नहीं, तो आ ये खा में मिल जाएगा, तो पूरा खा बन जाएगा लेख, और ये का अकेला बचेगा तो लेखक हो जाएगा। चलो, आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से तो देख रहे हो ना, आ क्या है, तो मरण तो मूल शब्द है, अब ये आ जोड़ दिया तो ये उपसर्ग हो गया, कितना सरल है, टेंशन मत लो। ऐसी तरीके से अभ्यास 10 दिन में करेंगे ना हम, तो हिंदी ईवीएस सब खत्म कर देंगे, आपका सीडीपी भी इसी तरीके खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो हिंदी दोस्तों भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। बाकी द्रविड़ में कौन कौन सी है, जो साउथ की भाषाएं हैं, आपकी तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई, कन्नड़ हो गई, और इस तरीके से, तो ये जो साउथ की है वो द्रविड़ है, और भारोपी ये है। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1972 में उन्हें मिला। बाकी इसकी शुरुआत 1968 से हुई, जो कि चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन को पंत को मिला। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला। 1978 में कितनी नावों में कितनी बार, ये अज्ञे को मिला। और 1982 में यामाकृत के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ मिला। इतना ही 4 इंपोर्टेंट है, बाद के इतने इंपोर्टेंट नहीं। का गा जाफा, ये नुक्ता लगा हुआ, तो ये ध्वनियां किसकी हैं? ये अरबी फारसी की ध्वनियां हैं। ये आता क्वेश्चन हर बार, कई बार आ चुका है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला है, तो क्रिया का आधार मतलब मैं पेपर, ये किस में आता है? जैसे वह घोड़े पर बैठा है, घोड़े पर आ जाएगा, ठीक है, तो ये अधिकरण हो जाएगा। अधिकरण में मैं पेपर होता, मैं पेपर, तो क्रिया का आधार सूचित कौन करेगा? अधिकरण कारक। अपादान में क्या होता? अलगाव होता, अलग होती हैं चीजें। इसके अलावा अपादान में डर से संबंधित चीजें आएंगी। संप निकल आया, आग लग गई, मतलब तो डर होगा, तो वहां अपादान होगा। संबंध में क्या होगा? काकी के होता है, ठीक है, जैसे राजा की कार, मोहन का घर, नानी की बकरी, ठीक है। संप्रदान में क्या होगा? दान, ठीक है, दान आएगा। संक्षेप में लिखने के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं? संक्षेप, जैसे मैंने ये लिख दिया डॉक्टर, ये क्या है? तो ये होता है दोस्तों लोप चिन्ह। क्या होता है? लोप नहीं, लाघव होता है संक्षेप में लिखने के लिए। जैसे मैंने इधर लिख दिया, चलो ये अंग्रेजी है, उत्तर प्रदेश, ये संक्षेप में लिखा, ये लाघव होता है, लाघव। अल्प विराम कैसा होता? ऐसा होता है अल्प विराम। हंसपद ऐसा होता है, ठीक है। और लोप क्या होता है? मतलब लोप ये वो चीज हो जाएगी जो आपकी गायब कर दो। जैसे मैंने ये पहले लिखते थे ना, राम घर गया, फिर पूरा उसको ना लिख के ऐसे डैश करके लास्ट वाले सब लिख देते थे, यही होता। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर के लेखक प्रेमचंद हैं, और इनका सेवा सदन है, मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है प्रेमचंद जी का। इसके अलावा गबन, गोदान, कफन और ये निर्मला, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है पंच परमेश्वर, ठीक है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा क्या है? तप, तीर, भरत, चिंता ये है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। एक विशेषण, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। आगे बताएंगे कौन से, क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी निपटाना, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखोगे नहीं, हमें ये चीजें भी देखनी है। साध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो साध्वनि का उच्चारण स्थान इस पे बताना पड़ेगा, ठीक है, इस पे बताना पड़ेगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया था कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब तो आपको याद भी हो गए होंगे कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ठीक है। अच्छा, ये खाली छोड़ दो, फिर तीनों सा क्रम से लिख दो। ये सा आता, फिर ये सा आता, फिर ये सा आता। तो बस पहला खाली छोड़ना, तो ये वाला सा तालु से होता, ये सा मूर्धा से होता, ये सा दंत से होता। अब इसमें कौन सा पूछा गया? ये पूछा सलजम वाला, तो ये तालु से होता, खत्म बात। तो क्या लगाएंगे? तालु। तो ये सा इस तरीके से होते हैं। और मैंने कैसे किया था? पहला खाली छोड़ दिया, इसमें हा आता,
जैसे हम उस व्यंजन पढ़ते हैं सा 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 हा, तो हा पहले ले लेंगे फिर सा सा सा, इस तरीके से। मैंने इसको बनाया यस, तालु को क्या बनाया यस, तो या और सा के उच्चारण स्थान यहाँ से होगा। मैंने मूर्धा को बनाया रस, ये वाला रस, तो रा और सा का उच्चारण यहाँ से होगा। इसको मैंने बनाया लस, तो ला और इस सा का उच्चारण दंत से होगा। खत्म बात। ओष्ठ फिर अकेला छूट गया, ऊपर हमने कंठ अकेला छोड़ा था। तो मैं इस तरीके से जो पढ़ा रहा हूँ वर्णमाला आपको 1 घंटे में मैं इतनी अच्छी पढ़ा दूंगा, आप कहीं भी चले जाना। आप सुपर टेट का एग्जाम तो बहुत छोटा है, वर्णमाला से अगर आप यूपीएससी में भी कोई क्वेश्चन आ गया तो 1 घंटे पढ़ा के वो सब हो जाएंगे, बस खत्म बात। क्योंकि वर्णमाला से ज्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं, और बनाने को तो इतने बनते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आई तो वर्णमाला सीख भी नहीं पाओगे, और समझ में आ गई तो 1 घंटे में सीख जाओगे। बस समझाने वाला चाहिए। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़े वो क्या कहलाती है? कर्म पे नहीं पड़ेगा तो अकर्मक है, और कर्म पे पड़ेगा तो सकर्मक है। सा उपसर्ग का मतलब होता सहित, आ का होता नहीं तो सकर्मक, ठीक है, मतलब सहित, कर्म के सहित। तो जिसका फल नहीं पड़ेगा वो अकर्मक होगी। बस हिंदी वर्णमाला में ऐसा समझ लो, मैं याद नहीं कराता, मैं पूरा एक्सप्लेन करके रख देता हूँ कि अब तो याद होगा, जब पूरी तरीके से डिकोड हो गई चीज तब तो याद होगी। हिंदी वर्णमाला मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है, ठीक है। स्वर 11, 2 अयोगवा 13 और 25 स्पर्श कितने हो गए 38, और 2 उत्क्षिप्त 40, और 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म और 4 आपके संयुक्त, तो 52, ठीक है। खत्म बात, इतनी देर लगती है। निम्न में से कौन सा वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया मतलब ऐसी क्रिया जो दूसरों से करवाई जाए, ठीक है। नाम धातु क्रिया वो होती है हत्याना, लत्याना, बत्याना, ठीक है। और एक पूर्वकालिक क्रिया आती है, जैसे मैं खाकर सो गया, पीकर नहाने चला गया, घर आकर लेट गया, वो प्रेरणार्थ वो होती है पूर्वकालिक। तो प्रेरणार्थक, प्रेरणा देते हैं हम क्या काम करने की। तो मयंक चौकीदार से चोर को पिटवाता है, ये प्रेरणार्थक हो गई। कितना जल्दी आसानी से 1 मिनट के अंदर पूरी चीज डिकोड हो जाती है। बस मैं बार बार पढ़ाऊंगा तो होगा नहीं, 1 महीने में तो आप कंप्लीट कर लोगे सब चीजें। संतोष से बढ़कर सुख नहीं, वाक्य क्या है? तो संतोष से बढ़कर सुख नहीं, ये तो सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा तो लग नहीं रहा एक सेंटेंस खत्म होकर दूसरा सेंटेंस आ रहा हो। जैसे और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ये सब किस में जाते हैं? ये सब आपके संयुक्त वाक्य में जाते हैं, ठीक है। की, जो, सो, ये सब जो होते हैं ये किस में जाते हैं? ये सब आपके मिश्र वाक्य में जाते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, सरल वाक्य ये। सुख दुख के बीच लगा चिन्ह, ये वाला चिन्ह क्या होता है? ये चिन्ह योजक चिन्ह कहलाता है दोस्तों। जैसे माता पिता, माता पिता, इस चिन्ह को मतलब और होता, सुख और दुख, माता और पिता, इस चिन्ह को योजक चिन्ह होता, जोड़ के रखता। जैसे रात और दिन की जगह ऐसे लिख देते हो, रात दिन, ठीक है, दिन रात, तो ये योजक चिन्ह होता। बाकी कामता प्रसाद गुरु ने जो चिन्ह होते हैं उनकी संख्या 20 बताई है। पहले ये हम आधी मिनट लगेगी, ये बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा। आधी मिनट रुकना, देख लेते हैं कहाँ पे है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ऐसे समझ लो 20 जो होते हैं ये हैं, देखो इस तरीके से। अल्प विराम का चिन्ह ऐसा होता है, अर्ध विराम का ऐसा एक बिंदी रख के ऐसा होता, पूर्ण विराम का पूरी तरीके से। हाँ, कामता प्रसाद गुरुजी ये कहते हैं कि अंग्रेजी, ये सभी चिन्ह अंग्रेजी से लिए गए हैं, सिर्फ पूर्ण विराम को छोड़कर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूर्ण विराम ये है। प्रश्नवाचक, इससे तो आप जानते हो क्वेश्चन वर्ड। आश्चर्य, विस्मादी मतलब एक्सक्लेमेटरी, जैसे हर्ष, दुख, शोक वगैरह, उसके लिए ये योजक चिन्ह ये होता। कोष्टक, ये 3 हो गई, छोटा और मझला और बड़ा। अवतरण चिन्ह ये होता। उपविराम या अपूर्ण विराम, इस तरीके से 2 बिंदी होती हैं। विवरण चिन्ह ये होता, विवरण देते हैं ऐसे। पुनरुक्ति चिन्ह ये हो गया, लाघव चिन्ह ये हो गया, मैंने बताया था अभी, उत्तर प्रदेश, इस तरीके से। लोप चिन्ह ये अभी मैंने डॉट 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 करके बताई थी, जैसे कोई हम गद्यांश लिखते थे, बहुत बड़ा है नहीं लिखना तो शुरू के 2 शब्द ले लिए, फिर लास्ट के 2 बीच में ये कर दिया, लोप कर दिया। पाद अथवा रेख का चिन्ह ये होता। दीर्घ उच्चारण चिन्ह ये होता, इस तरीके से। पाद बिंदु ये है। हंस पद ये है, मतलब कोई भूल हो जाए तो। टीका सूचक ये है, ये तो इंपोर्टेंट है नहीं। तुल्यता सूचक या समता सूचक ये है, तुल्यता मतलब बराबर या तुलना करना। समाप्ति सूचक ये होता। खत्म बात। तो चलो अब आपको फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। जंगल में लगने वाली आप क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं, ठीक है। क्या? दावानल। एक बड़वा नल भी होती है, वो पानी में लगती है, बड़वा नल, ठीक है। तो अब देखना, इसमें ये हम आपको ट्रिक बताते हैं। जंगल में क्या होती है? जंगल में दवा होती है या नहीं? जो आयुर्वेदिक दवा है, जैसे हनुमान जी गए थे तो वो जंगल में ही तो गए थे पर्वत को उठाने, तो जंगल में दवा होती है, तो दावानल कर देना, ठीक है। पानी में बड़वानल फिर अपने आप आ जाएगी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। बाकी विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी को। ये नहीं पूछते ज़्यादा, ये ज़्यादा पूछते हैं 14 सितंबर को। आदर शब्द से क्या विशेषण बनेगा? आदरणीय बनेगा, ऐसा याद कर लो, खत्म बात। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं, ये तो हमने कई बार पढ़ी है डेफिनेशन।
अब अगर आप नहीं जानते हो तो मैं एक बार समझा भी देता हूं। जैसे राम घर, राम अच्छा लड़का है, मैंने लिखा, राम संज्ञा है या नहीं है? राम अच्छा लड़का है। राम क्रिकेट खेलता है, ठीक है, क्रिकेट खेलता है। राम जल्दी सो जाता है, ठीक है। तो अब ये देखो मैं राम राम बार बार प्रयोग कर रहा तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो अब मैं देखो सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पे करूंगा। राम संज्ञा है तो मैंने क्या किया, संज्ञा शब्दों की जगह पे एक बार तो हम राम लेंगे, राम अच्छा लड़का है, ठीक है। राम क्रिकेट खेलता, फिर मैं पता क्या लगाऊंगा, राम अच्छा लड़का वह क्रिकेट खेलता, तो वह सर्वनाम है, देखो संज्ञा की जगह सर्वनाम यूज हुआ, वह क्रिकेट खेलता, वह जल्दी सो जाता, ठीक है। फिर मैं एक यहाँ पे लिख देता, राम के पिता अच्छे हैं, तो मैं राम की जगह उसके लिखूंगा, अब उसके पिता अच्छे हैं। तो देख रहे हो संज्ञा की जगह सर्वनाम का यूज हो गया। चलो ठीक है, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, ठीक है। निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, इस तरीके से याद करो। और संज्ञा की संख्या जो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, और सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, 11 प्रकार होते हैं, सब मैंने लिख रखा, आगे बताएंगे। तो आपको शायद अभी तक सर्वनाम के भेद तो बताए होंगे 6 होते हैं, लेकिन सर्वनाम के 11 प्रकार किसी ने नहीं बताए होंगे, हम बताएंगे आगे। हम किस सर्वनाम के भेद का उदाहरण है, तो हम देखो अब थोड़ा सा सर्वनाम बता ही देते हैं, 1 मिनट लगेगा, क्योंकि क्या फायदा मैं क्वेश्चन को पढ़ते हुए निकल जाऊं, मुझे तो आगे कोई क्वेश्चन बन जाए वो क्लियर कराना आपका या नहीं, बताओ। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। एक होता है पुरुषवाचक, एक होता है निजवाचक, एक होता है संबंधवाचक, एक होता है निश्चयवाचक, एक होता है अनिश्चयवाचक, एक होता आपका प्रश्नवाचक। 1 2 3 4 5 6 हो गए। पुरुषवाचक में 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, एक होता आपका मध्यम पुरुष, एक होता आपका अन्य पुरुष। इस तरीके से उत्तम पुरुष मतलब ये होता वक्ता, वक्ता मतलब कहने वाला, जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मैं आ जाएगा, खुद आ जाएगा, मतलब मैं, हम आ जाएगा, मैं और हम। मध्यम पुरुष होता सुनने वाला, मतलब श्रोता, जैसे आप आ जाएगा, तुम आ जाएगा, ठीक है। अन्य पुरुष होते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है, मतलब वे, इस तरीके से। और निजवाचक में आप आ जाएगा, मतलब खुद की बात की जाए, निज। संबंधवाचक में क्या आ जाएगा, जो सो, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे। निश्चयवाचक में क्या आ जाएगा, यह वह, ठीक है। अनिश्चयवाचक में क्या आ जाएगा, कोई, जैसे बाहर कोई खड़ा है तो अनिश्चय है ना, कुछ, मतलब कुछ खाने के लिए दे दो, ये अनिश्चय। प्रश्नवाचक में क्या आ जाएगा, कौन, मतलब बाहर कौन आया, ये प्रश्न है, क्या, ये आ जाएंगे इस तरीके से। अब जो 11 सर्वनाम होते वो भी लिख दे रहे हैं हम, क्या, मैं, आप, ऐसे ही याद करो दोस्तों, मैं, आप, तुम, तभी सुपर टेट निकलेगा, क्योंकि बहुत आपको फाइट तगड़ी मिलने वाली है, सब चीज़ें कंठस्थ होनी चाहिए। 120 से मेरा जो टारगेट रहेगा वो खुद के लिए 120 रहेगा, और आप सब लोगों को भी 120 नंबर दिलाना 150 में से। मैं, तुम, आप, ये 3 हो गए। यह वह, जो सो, यह वह जो सो, कोई कुछ, कौन क्या, बस सर्वनाम खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, खत्म। मैं, आप, तुम, यह वह जो सो, कोई कुछ, कौन क्या, खत्म। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद, उत्तम, मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष जो है वो वक्ता होता, कहने वाला। मध्यम पुरुष श्रोता होता, सुनने वाला। अन्य पुरुष तीसरा पुरुष जिसकी बात की जाए, ठीक है। निजवाचक आप, संबंधवाचक जो सो, निश्चयवाचक यह वह, अनिश्चयवाचक कोई कुछ, प्रश्नवाचक कौन क्या, खत्म पूरा सर्वनाम। बताओ, इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं। तो हम किसका भेद है, तो पुरुष, उत्तम पुरुष का होता हम, या फिर मैं, मतलब जो बोलता है वो। धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, तो धुआं शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, द्रव्य। हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के दूसरे व चौथे वर्ड क्या कहलाते हैं, तो ये मैंने अभी तक आपको कभी नहीं बताया, पहली बार बताएंगे। मैंने बताया कि स्पर्श व्यंजन होते हैं ये 5 होते हैं। कंठ से बोले जाने वाले, तालु से बोले जाने वाले, कंठ तालु, मूर्धा से बोले जाने वाले, ये चीज पहली बार बता रहा हूँ। दंत, ओष्ठ, ओष्ठ से बोले जाने वाले। कंठ से क्या, का वर्ग, का वर्ग मतलब 5 अक्षर आ जाएंगे, का कबूतर के बाद 5 अक्षर बोल दो, का, खा, गा, घा, इंजा। अब तालु से क्या आएगा, मतलब इंजा के बाद क्या आता है, चा चम्मच, तो चा चम्मच के आगे 4 अक्षर और बोल दो, चा चम्मच, छा छाता, जा जहाज, जा झंडा, वहाँ खाली। वहाँ के बाद क्या आता है, टा टमाटर, तो मूर्धा से टा टमाटर कर दो, टा टमाटर, टा टटेरा, डा डलिया, डा ढक्कन, अड़ा खाली। अब दंत से क्या, ता तरबूज, था से थर्मस, दा से दवात, दा से धनुष, ना से नल। अब ओष्ठ से ना नल के बाद क्या आता है, पा पतंग,
फा फल, बा बकरी, बा बट्टी, मा मच्छी। इस तरीके से का से लेकर मा तक स्पर्श व्यंजन है। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि वर्ग बन रहा 5-5 का। देखो इधर भी 5, इधर भी 5। अब देखो एक चीज मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। 2-4 लोग महान होते हैं क्या? 2-4 लोग महान होते हैं या नहीं? अच्छा ये बताओ, मान लो 100% है तो 100% महान हो जाएंगे? नहीं होते हैं, 2-4% ही तो होते हैं। तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी जनसंख्या में 2-4 लोग महान होते हैं। तो क्या है? द्वितीय वर्ग ये वाला, ये द्वितीय है, और ये चतुर्थ है ये वाला। तो 2-4 लोग महान है, मतलब महाप्राण। द्वितीय और चतुर्थ वर्ग ये महाप्राण कहे जाएंगे। क्या? महाप्राण। खत्म बात। आ गया कितना ट्रिक से। और इसके साथ एक देखो, 135 साल के, एक दूसरी ट्रिक है, 135 साल के बुढ़े में अल्प प्राण है। क्या? अल्प प्राण है, मतलब थोड़े से प्राण ही तो बचेंगे। 135 साल का हो गया वो, तो 135 साल के बुढ़े में अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है? 1, 3, 5। तो ये पहला हो गया, ये तृतीय हो गया, ये पंचम वर्ग हो गया। तो अल्प प्राण व्यंजन ये सब है, ये सब अल्प प्राण है। 1, 3, 5, 1, 3, 5 ये अल्प प्राण है। 2-4 लोग महान, तो 2 और 4 ये महाप्राण है। आ गया समझ में? बस इतना ही होता और कुछ नहीं होता। बाकी अल्प प्राण महाप्राण हम आगे और बताएंगे, ठीक है। अघोष और सघोष भी बताएंगे, हम सब बताएंगे जब वर्णमाला पढ़ाएंगे। इतने आसानी से बता देंगे, आप भूलोगे नहीं। 2-4 लोग महान है, मतलब द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण हो गया। तो छाता पूछ ले कोई तो क्या? महाप्राण है। था से थर्मस पूछ ले क्या? महाप्राण है। दा से धनुष पूछ ले कैसा? महाप्राण है। अगर पूछ लिया माँ मछली क्या है, तो ये 2-4 में है नहीं, ये पंचम में है, तो ये अल्प प्राण है। खत्म बात। आगे बढ़ते हैं। इतने ऐसे ही पढ़ा दिया जाता, बस कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है आपको पढ़ाने में। पता नहीं टीचर क्या समझ के रखे हैं पढ़ाई को। अरे कुछ नहीं है, 2-3 महीने अच्छे से कर लो, सभी एग्जाम निकलने लगते हैं। पता नहीं आप लोग कहाँ रहते हो, यूपी टेट नहीं निकाल पा रहे हो, इतना सरल होता है, टेंशन लेते हो। लेकिन कायदे से पढ़ाई करोगे तब ना। यूपी टेट में कैसे, मैं यकीन मानो 8 से 10 दिन भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं उस टाइम नहीं पढ़ता था। 2021 की बात, 2019 की बात है, तब 116 नंबर आए। अगर थोड़ी सी भी इस बार एग्जाम दे रहा होता तो यकीन मैं दे नहीं रहा, 130 या 135 से कम नहीं आते। पता नहीं आप लोग 90 नंबर नहीं ला पा रहे हो, इतना टेंशन लेते हो। नहीं लेना टेंशन। हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के दूसरे व चौथे वर्ग क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। 1, 3, 5 क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना? पृथ्वीराज के दरबार में कौन थे? चंद्रवरदाई, ठीक है। मोहम्मद गोरी ले गया था, आंख फोड़ दी थी, तब उन्होंने बता दिया था कुछ ऐसा, 3 अंगुल कुछ ऐसे करके ता ऊपर सुल्तान है, ऐसे कुछ कर दिया था, तो उन्होंने सीधा बाण मार दिया था, ठीक है। तो ये चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो की रचना। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने हेतु प्रत्यय क्या लगाएंगे? तो अनुज को हम अगर आ प्रत्यय लगा देंगे तो अनुजा हो जाएगा, अनुजा, तो स्त्रीवाचक बन जाएगा। खत्म बात। कबीर कल बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो कबीर के बारे में क्या कहा जा रहा है? सुंदर दिख रहा था। सुंदर क्या विशेषण है? कौन सा विशेषण? गुणवाचक है। और एक चीज और बताते हैं, विशेषण की देखो, जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो सुंदर तो विशेषण हो गया। अब सुंदर कितना था? बहुत बहुत। तो सुंदर की भी विशेषता क्या है? बहुत। तो बहुत शब्द प्रविशेषण हो गया। क्या? इस तरीके से लिखा जाएगा, प्रविशेषण। प्रविशेषण हो गया बहुत, और सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। खत्म बात। दोनों चीजें सीख गए, ठीक है। सर्वनामों की संख्या 11 अभी बताई थी मैं, आप, तुम, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक। चलो हो गया 11। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसको अन्य मनस्क बोलते। क्या? अन्य मनस्क। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या? रति है। रस के बारे में बता देते हैं। रस के जनक कौन है? ये भरत मुनि है। भरत मुनि, उन्होंने 8 रस बताए थे, परंतु अब 9 रस हैं, ठीक है। भरत मुनि ने 8 बताए थे। इनकी रचना नाट्य शास्त्र पूछी जाती है बहुत जगह। नाट्य शास्त्र में इन्होंने रसों का वर्णन किया, ठीक है। तो मैंने एक बार बताया था कैसे करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नवरस का श्रृंगार बना। अब आपको याद हो गई हो तो सही है, नहीं तो मैं ऐसे लिख देता हूं। रस 9 और उनके स्थायी भाव। करुण का स्थायी भाव क्या होता? शोक होता। हास्य का क्या होता? हास होता। एक क्वेश्चन आएगा कंफर्म। करुण हास्य श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता? रति होता। वीर का क्या होता? उत्साह होता। उत्साह, वीरों में उत्साह, तो वैसे ही होगा, ऐसे कर लो। भयानक का क्या होता? भयानक में भय निकाल लो आगे से, भय होता। शांत का क्या होता? निर्वेद होता। क्या? निर्वेद। अद्भुत रौद्र, अद्भुत का होता विस्मय, आश्चर्य अथवा विस्मय। अद्भुत रौद्र का क्या होता? क्रोध होता। बीभत्स का क्या होता? जुगुप्सा अथवा घृणा होता।
बस खत्म। यहीं से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, यहीं से एक मिल जाएगा, आप देख लेना। जब आप पेपर देके आओगे तब हमें दिखाना। करोड़ का शोक, हास्य का हास। देखो करोड़, करोड़ करोड़ कथा मतलब करोड़ तरीके से रोया जाता, मतलब शोक हो गया बहुत। हास्य, हास्य का यहीं से निकाल लो हास। श्रृंगार, श्रृंगार रति निकाल लो। ये श्रृंगार से तो रति नहीं निकलेगा, लेकिन याद कर लो। वीर, वीरों में उत्साह होता है, वीर कर दो। भयानक से भय निकाल लो, भय हो गया। शांत, निर्वेद, अद्भुत, विस्मय, आश्चर्य। रौद्र, रौद्र क्या होता है? क्रोध। विभत्स, जुगुप्सा, घृणा। खत्म बात, रसों की भी खत्म। बस तो स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। देखो ये 9 स्थायी भाव हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो आनंद जो कादम्बिनी पत्रिका है ये मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी, और इसके प्रकाशक पूछ लिए जाते हैं बहुत बार, याद कर लो आप। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ये पूरा नाम है इनका। ठीक है, तो मैंने कैसे याद कराया था? अगर किसी को प्रेम मिलेगा तो वो आनंद उसे आ जाएगा, तो ऐसे समझ लो। स्पृश्य शब्द का विलोम कैसे बनाओगे आप ये बताओ। तो स्पृश्य शब्द का विलोम अगर नी लगा देंगे तो नी स्पृश्य हो जाएगा, बनेगा नहीं। अगर अनु लगा देंगे तो अनुस्पृश्य नहीं। आ लगा देंगे तो अस्पृश्य हो जाएगा। क्या? अस्पृश्य बन गया। देखो अस्पृश्य, तो खत्म। जैसे स्पष्ट का अस्पष्ट कर देते हैं, उसी तरीके से स्पष्ट का अस्पष्ट कर देंगे। कु तो लगेगा नहीं, कु तो अभी मैंने बताया था रूप के आगे कु लगा दो, कुरूप, कुचाल, कुकर्म, इस तरीके से वो कु वहां लगाया था, तो आ लग जाएगा इसके आगे। निम्न में से कंठ ध्वनियां क्या हैं? कंठ ध्वनियां अभी बताई थी। कंठ का, खा, गा, गा, इंजा, इस तरीके से 5 तो ये हैं, बाकी और भी बताएंगे। स्वरों की भी होती हैं। ठीक है, हा भी होता, तो का और खा कर दो। ठीक है, या और रा कौन सा होता है? या और रा, या अभी बताया था यहाँ पे। या तो तालु से होगी, रा मूर्धा से होगी, इस तरीके से अलग अलग है। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने हेतु क्या प्रत्यय लगेगा? तो सुत शब्द है, इसमें अगर हम आ प्रत्यय लगा देंगे तो सुता बन जाएगा, खत्म बात। ठीक है, सुता स्त्रीवाचक हो जाएगा। दोहा कोश के रचयिता कौन है? ये सरहपा है। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहपा। एक हमने ग्रुप में, बाकी जो ग्रुप में जुड़ा हुआ है उनको बताना चाहेंगे कि ग्रुप में एक हमने साहित्य से रिलेटेड पीडीएफ डाली है, छोटी सी है, 27 पेज है, वहां से बाहर नहीं जाएगा, आप सब लोग उसे पढ़ लेना। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? और हाँ, जिसने पेमेंट कर दिया अगर वो ग्रुप में नहीं जुड़ा तो बता देना, क्योंकि हो सकता है भूल हो गई हो। बाकी सबको तो जोड़ दिया, फिर भी अगर किसी को ग्रुप में मैसेज नहीं मिल पा रहे हैं तो बता देना, मैसेज कर देना। कवि का स्त्रीलिंग क्या? कवित्री है, ऐसे लिखा जाएगा। ये 1-2 बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में आ चुका है। कवित्री ये गलत लिख देते लोग, ऐसे सही लिखा जाएगा। ब्राह्म चिन्हों के जनक पंडित कामता प्रसाद गुरु जी हैं, और ये क्या बताते हैं? ये ब्राह्म चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ बताते हैं और कहते हैं पूर्ण ब्राह्म को छोड़कर। बस प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या? प्रसन्न, प्रसन्न, WH फैमिली जो इंग्लिश में होती है, वाट, हु, भेयर, वो वाली। तो वाट का मतलब क्या होता? हु का मतलब कौन होता? भेयर का मतलब कहाँ होता? वही प्रश्नवाचक होते हैं। तो क्या हो जाएगा? आप क्या खा रहे हो, बे क्या कर रहे हैं, ये सब प्रश्न है। वह नहीं है, बे नहीं है, इनमें से ये प्रश्न क्या हो जाएगा? कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताओ। तो आस्तीन का सांप है। हर्ष, दुख, विस्मय हेतु क्या चिन्ह लगता है? विस्मयादि बोधक या विस्मयादि सूचक, इस तरीके से वाला। जैसे अरे सांप निकल आया, अरे हम मैच जीत गए, वाह, इस तरीके से, वाह आप तो फर्स्ट आ गए, तो यहाँ पे आएगा। हर्ष है ना वहां पे। जो बहुत बातें करता हो वो वाचाल है, खत्म बात। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। दोहा का उल्टा सोरठा होता है, ये आप बता देते हैं। दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 होती हैं, इस तरीके से। सोरठा में क्या होगा? प्रथम और तृतीय में 11 होंगी, जबकि द्वितीय और चतुर्थ में 13 होंगी, इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे, छंद तब हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ? अपभ्रंश से। ये आप एक क्रम याद कर लो। कैसे? संस्कृत, संस्कृत के बाद क्या आया? बौद्ध भाषा, पाली, संस्कृत, पाली, पाली के बाद क्या आया? प्राकृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद क्या आया? अवहट्ट, अवहट्ट के बाद हिंदी। ये आप क्रम याद कर लो, बस खत्म बात। तो हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब मैं ऐसी आशा करूंगा आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो ये 2 PDF और हमारी इस चार्ट वाले ग्रुप में चली जाएंगी। तो आप लोग भी, मैं यही कहूँगा, एंड समय चल रहा, आप लोग इन सब का रिवीजन जब आपका एग्जाम होगा ना, उससे एक दिन पहले भी करने बैठोगे तो सब कर लोगे। एग्जाम देने से 2 घंटे पहले भी कर लोगे। 80 77 33 59 92 इस नंबर पर सिर्फ 500 रुपये में आप इन सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा ये जो कंप्लीट नोट्स यूपी टेट के रखे, ये सारे भी मिल जाएंगे, और ये सुपर टेट में भी काम आपको आएंगे। चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो आप आगे भूल जाओगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसके साथ साथ यही बताना चाहेंगे कि सुपर टेट के लिए तैयार रहिए। सुपर टेट की ऐसी तैयारी जो कोई नहीं करा पाता, बिल्कुल बेसिक से लेके स्टार्ट करेंगे 5 जुलाई से। ठीक
ठीक है, तैयार रहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी, बहुत जल्द दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।